नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 3 पार्ट काव्य खंड के पढ़े थे। आज गद्य खंड का प्रथम पार्ट प्रेमचंद कृत 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। यूं तो उपवन में अनेक फूल खिल करके वाटिका की शोभा को बढ़ाते हैं, परंतु उस उपवन में गुलाब का स्थान अद्वितीय होता है। ऐसे ही हिंदी साहित्य रूपी वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब हिंदी साहित्य की वाटिका को महका रहा है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी को नवाब राय एवं मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इनके पिता का नाम अजय राय था, जो कि लमही गांव के डाक मुंशी थे, और उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना, ये प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा, जो कि मूल पाठ है, ये कहानी है। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, यानी इसके पीछे आज़ादी का आंदोलन जुड़ा हुआ इस कहानी के पीछे। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र और हितोपदेश संस्कृत की किताबें हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। हितोपदेश इसके लेखक नारायण पंडित हैं, जिसमें पशु पक्षियों को पात्र बना करके उसमें शिक्षा प्रदान की गई है। तो पंचतंत्र और हितोपदेश की जो कहानी परंपरा है, इसका उपयोग इसमें प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। इस कहानी का संक्षिप्त पहले परिचय करते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है, यानी सुरक्षित जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं।
झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। यानी जो बैलों का मालिक था उसने अपने बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ा करके झूरी के पास वापस भाग आए। झूरी उन्हें देख करके बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसके मायके से भाग गए थे। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। तो कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरे से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे भी मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर वो पकड़ में नहीं आ सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देकर हीरा भी खुद भी जा फंसा, क्योंकि एक मित्र जब संकट में था तो दूसरा मित्र भी जानबूझ करके वहाँ फंस गया। दोनों कांजी होश में बंद कर दिए गए। जो दूसरों के खेतों की नुकसान करते हैं, तो ऐसे आवारा पशुओं को एक बाड़े में बंद कर दिया जाता है, जिसको कांजी होश कहा जाता है। तो कांजी होश में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा दे करके वह भी नहीं भाग सका। कांजी हौस के मालिक को पता चलने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की, यानी उसे खूब मारा और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियला आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों मतवाले होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के पास आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो वह भी खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस तरीके से सारांश और संक्षेप रूप में ये कहानी है। इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। कुछ शब्दार्थ हैं इस पाठ से संबंधित। पाठ पढ़ने से पहले उनकी ओर ध्यान देते हैं। गराव शब्द का अर्थ है फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में डाली जाती है। प्रतिवाद का अर्थ है विरोध। टिटकार शब्द का अर्थ है मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द।
मसलहत का अर्थ है हितकर, रगेदना का अर्थ है खदेड़ना, मल्ल युद्ध का अर्थ है कुश्ती, शाबिका का अर्थ वास्ता या सरोकार, कांजी हाउस या काइन हाउस का अर्थ है मवेशी खाना यानी वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या लावारिश चौपाई बंद किए जाते हैं और कुछ दंड देकर छोड़े जाते हैं या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़ का अर्थ पशुओं का झुंड, उन्मत्त का अर्थ मतवाला, थान का अर्थ पशुओं को बांधे जाने की जगह, उत्साह का अर्थ उत्साह, उत्सव या आनंद, निरापद सुरक्षित, सहिष्णुता का अर्थ सहनशीलता, पच्छाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई का अर्थ जोड़ी, कुलेल या कलोल का अर्थ क्रीड़ा, विषाद का अर्थ उदासी, पराकाष्ठा का अर्थ अंतिम सीमा, गण्य यानी गणनीय या सम्मानित, विग्रह का अर्थ अलगाव, पगैया का अर्थ पशु बांधने की रस्सी। ऐसे ही पाठ में कुछ मुहावरे हैं जिनका अर्थ देख लेते हैं। दांतों पसीना आना यानी कठिन परिश्रम करना या बहुत कठिनाई में होना। 9-2-11 होना यानी फरार हो जाना, भाग जाना। टकटकी लगाना यानी निरंतर या लगातार देखना। जान से हाथ धोना यानी मर जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ी प्रतिक्रिया करना। तो आज इतना ही करेंगे। आज के गृह कार्य में ये पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। मूल पाठ कल पढ़ेंगे।